हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीपीआई स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है ए डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच या फिर डायग्राम्स पर इंच। देखिए, जो डीपीआई होता है कंप्यूटर के अंदर, जो डीपीआई यूज किया जाता है वो होता है डॉट्स पर इंच। देखिए, डॉट्स पर इंच क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्पेशल प्रिंटिंग का मेजर होता है डॉट्स पर इंच। जो वीडियो, इमेज या स्कैनर की डॉट डेंसिटी होती है उसको मेजर करता है। डॉट्स पर इंच का अर्थ होता है प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो ये प्रोवाइड करता है। आजकल इस टर्म को पीपीआई भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पिक्सल पर इंच। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पीपीआई का अर्थ क्या होता है, यानी कि पिक्सल पर इंच। अगर आपको कोई कहे कि मुझे ये फोटो 300 डीपीआई में चाहिए, तो इसका अर्थ होता है उसको जो फोटो होती है और इमेज होती है वो 300 पीपीआई में चाहिए होती है, यानी 300 पिक्सल पर इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट ए डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ्स इज इन्वॉल्व। जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइन या फोटोग्राफ है, तो वो किस में इन्वॉल्व होती है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजिंग से आंसर है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें पर्सनल कंप्यूटर का यूज बुक डिजाइन करने या बुकलेट डिजाइन करने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर डीटीपी को सपोर्ट करता है उसे जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग को सपोर्ट करता है उसी को क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसको आप, जो विसिंग वर्ड आपने कभी सुना होगा, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, उसका यूज भी इसी के अंदर होता है। यानी कि जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं उसको आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो यह इसकी जो विसिंग का जो फीचर होता है इसकी पब्लिशिंग को इजी बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज। जो ट्रांसफर होता है डाटा का वन एप्लीकेशन से अनदर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? डायनामिक डिस्क एक्सचेंज या फिर डोगिट डाटा एक्सचेंज कहते हैं, या फिर डोगमेटिक डाटा एक्सचेंज बोलते हैं, फिर डायनामिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं डायनामिक डाटा एक्सचेंज। देखिए, जो डायनामिक डाटा एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो डाटा को शेयर करने के काम आता है। यह कंप्यूटर या कंप्यूटिंग की एक टेक्नोलॉजी होती है डायनामिक डाटा एक्सचेंज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में यूज की जाती थी, यानी कि डाटा को डायनामिकली एक्सचेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन। जो नेटवर्किंग होती है लाइब्रेरीज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? इनफ्लिबनेट कहते हैं, लिबी इनफनेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, एचटीएमएल कहते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स होता है नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इनको कहते हैं इनफ्लिबली नेट। क्या कहते हैं? इनफ्लिब नेट। तो ये इनफ्लिब, ये जो नेट होता है फ्रेंड्स, ये यूजीसी का एक सेंटर है। इनफ्लिब नेट यूजीसी का एक सेंटर है जो एमएसडी के अंडर में आता है। कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ये किसके अंडर में आता है? एमएसआरडी के अंडर में आता है। और एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है और इसको ऑटोनोमियस सेंटर भी कहते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात के गांधीनगर में है। और इसको 1991 में सेट किया गया था और ये ऑटोनोमियस यानी कि इंडिपेंडेंट बना था 1996 के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्री एंजप्शन ऑफ। जो यूज है रेडियो का हायर एजुकेशन के अंदर वो किसके ऊपर बेस्ड है? कौन सी प्री एंजप्शन है? एनरिचिंग करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, रिप्लेसिंग टीचर इन द लॉन्ग रन, एवरीबॉडी हैविंग एक्सेस टू अ रेडियो सेट, या फिर अदर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गेटिंग आउटडेटेड। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो हायर एजुकेशन के अंदर यूज होता है रेडियो का, वो एक प्री एंजप्शन के ऊपर बेस्ड है। वो प्री एंजप्शन है कि एवरीबॉडी हैविंग एक्सेस टू अ रेडियो सेट, यानी कि रेडियो सेट जो होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं और हर एक आदमी जो है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, इनके तक एक्सेस जो है रखता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अगर देखें तो ये बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में जो हायर एजुकेशन होती है वो ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड्स फॉर। CD रोम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर डिस्क रीड ऑन ओवर मेमोरी। तो ये जो होती है CD रोम फ्रेंड्स, ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए जो स्पीड होती है CD की आज के टाइम में वो 72 टाइम फास्टर होती है जो इसका फर्स्ट वर्जन था उससे। और अगर हम बात करते हैं CD रोम की, तो CD रोम जो होती है फ्रेंड्स, इसका जो डिफरेंट इसका स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे जो फोटो गिवन है यहाँ पे आपको दिया गया है 700 MB की जो है CD रोम अवेलेबल है। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी हो गई है वो बहुत ही फास्टर हो गई है और बहुत ही टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गई है। आजकल हम CD रोम का बहुत ही कम यूज करते हैं। आजकल हम पेन ड्राइव का, हार्ड डिस्क के अंदर हम बहुत सारा डाटा जो है स्टोर कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम यूज करते हैं वो पेन ड्राइव का करते हैं, और CD के बाद जो है DVD भी जो है ज्यादा डाटा स्टोर करती है। और अगर आपको इसी फील्ड में पूछा जाए कि सबसे कम डाटा स्टोर कौन करता है, और ऑप्शन में आपके सामने CD, DVD और पेन ड्राइव है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में जो CD होती है वो सबसे कम डाटा स्टोर करती है, और जो DVD होती है वो CD से थोड़ा सा ज्यादा स्टोर करती है, और पेन ड्राइव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड। जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो अपने ये जो पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है, तो वो कौन सा होता है? कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो होता है ब्रेन कंप्यूटर का वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो CPU होता है, CPU को क्या है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब बात आती है डाटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज। जो डाटा स्टोर होता है बैकिंग स्टोरेज मीडियम, बैकिंग स्टोरेज मीडियम का मतलब होता है जहां से हम इसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल या फिर कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, और या फिर कहते हैं कंप्यूटर डाटा रीराइटेबल। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यानी कि ये जो रीराइटेबल होती है इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर से डाटा जो एक्सेस भी कर सकते हैं, इसके अंदर डिलीट भी कर सकते हैं, और डाटा को दोबारा से सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम मीन्स। रैम का क्या अर्थ होता है? देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या फिर रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। देखिए फ्रेंड्स, जो रैम होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? ये जो रैम होती है कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, और इस मेमोरी को किसी भी टाइम या किसी भी ऑर्डर में रीड या चेंज किया जा सकता है। और ये आपने कहीं CPU में लगी हुई देखी होगी, आप इसको जो है निकाल भी सकते हैं। ये जो रैम होती है, कई बार कंप्यूटर की जो रैम होती है वो खराब हो जाती है और ये हमें चेंज करवानी पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स, ये रैम की फोटो यहाँ पे इसलिए दी गई है ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सको कि जो रैम होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है। और रैम को कंप्यूटर की यानी कि CPU की इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? वो रैम होती है, जो प्रोग्राम और डाटा होता है या प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है उसको स्टोर करती है। और दूसरी बात जो रैम के बारे में ये है कि किसी भी टाइम आप इसकी किसी भी मेमोरी सेल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपको जब भी डाटा चाहिए आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं। और जब आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, यानी कि जब लाइट चली जाती है और आपने डाटा को सेव नहीं किया है, तो इस मेमोरी का जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी का जो डाटा है वो पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद लॉस्ट हो जाता है, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है। और रैम को ही हम मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, कैच मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी बात बहुत ही ज्यादा याद रखने योग्य है कि जो मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी या कैच मेमोरी और जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम के ही नाम है। नेक्स्ट देखिए WW रिप्रेजेंट्स। जो WWW होता है, इनकी 3 जो W होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हु, व्हाट एंड वेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो WW होता है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं या अदर वेब रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी URL के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। URL क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो WW होती है इसको टिम बर्नर ली के द्वारा डेवलप किया गया था।
इसको डेवलप किया गया था 1989 के अंदर। जो टिम बर्नर्स ली थे वो एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने WW को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया। जो बिगेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया की वो कौन सी है? ये आपके सामने ऑप्शन है PTI, UNI, NANAP, समाचार भारती। तो देखिए जो बिगेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया की वो है PTI, जिसकी फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ जो इंडिया लिमिटेड है इसको ही PTI के नाम से जाना जाता है और ये इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही दिया गया बिगेस्ट न्यूज एजेंसी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 27 अगस्त 1947 में हुई थी। और यह बात भी इम्पोर्टेंट और याद रखने योग्य फ्रेंड्स कि यह एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव एजेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विशिंग डिस्क्राइब द डिस्प्ले ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन एज इट विल एक्चुअली प्रिंट। विशिंग क्या डिस्क्राइब करता है स्क्रीन के ऊपर? ये आपके सामने ऑप्शन है व्हाट यू स्टेट इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सेव इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सजेस्ट इज व्हाट यू गेट। तो उसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फीचर है कि आप जो अपनी स्क्रीन पे देखते हैं आप उसका प्रिंट आउट पा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है, उनमें से आपको देखना है कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। देखिए पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रान और कोबोल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है यहाँ से जो यूनिक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो दूसरी है पास्कल है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, ये सारी की सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इनके अलावा जैसे कंप्यूटर के अंदर C है, C++ है, जावा है, ये भी क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और ये यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है और मल्टी यूजर यानी इसके ऊपर बहुत सारे जो यूजर होते हैं एक साथ काम कर सकते हैं। और इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1960 और 70 में बेल लैबोरेटरी में डेवलप किया गया था। यानी कि जब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1960 के अंदर हुआ था और 1917 में जाकर ये तैयार हुआ था। केन थॉम्सन ने, डेनिस रिची जिन्होंने C लैंग्वेज को भी बनाया था, कंप्यूटर की जो C लैंग्वेज है उसको भी डेनिस रिची ने बनाया था। और इन्होंने ही और कुछ अन्य जो साइंटिस्ट थे इनके साथ इन्होंने मिलकर के जो है इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? देखिए एक कीबोर्ड हैज एटलीस्ट, एक कीबोर्ड के अंदर जो है कितनी कीज होती है यहाँ पे गिवन है 91 कीज, 101 कीज या फिर 111 कीज या फिर 121 कीज। ये कहता है कि कीबोर्ड के अंदर एटलीस्ट यानी कि कम से कम कितनी कीज होती हैं। तो जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स उसके अंदर जो है 101 जो है एटलीस्ट कीज होती हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर कीज की तो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके जो कीबोर्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड, एक होता है विंडो कीबोर्ड। जो यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि इसके अंदर जो है एटलीस्ट 101 की तो होती है और जो विंडोज कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर 104 कीज होती हैं। अगर हम टाइप ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो काफी टाइप के कीबोर्ड होते हैं फ्रेंड्स, जैसे वायर्ड कीबोर्ड यानी कि जिसके अंदर हम वायर का यूज करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिसके अंदर जब आपका वायर कीबोर्ड या फिर ब्लूटूथ कीबोर्ड काम ना करे तो आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करते हैं। गेमिंग कीबोर्ड था जो गेम खेलने के काम आता है। वायरलेस कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स, USB कीबोर्ड होता है, ब्लूटूथ कीबोर्ड होता है और मैजिक कीबोर्ड होता है। इनकी जो कीबोर्ड होते हैं और इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ। जो ईमेल एड्रेस है वो किन पार्ट से मिलकर बना होता है? 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट या फिर 5 पार्ट। देखिए फ्रेंड्स जो ईमेल होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। 2 पार्ट क्या क्या होते हैं? यूजर नेम और डोमेन नेम। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि यूजर नेम, यहाँ पे आपका नाम आ सकता है रवि, कवि, सविता, कुछ भी आपका नाम हो सकता है। और यहाँ पे gmail.com, redditmail.com, yahoo.com ये होता है डोमेन का नाम, यानी कि जिस डोमेन पे आपने अपना ईमेल एड्रेस बना रखा है।
देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इससे आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे monica@gmail.com, यहाँ पे जो ये मोनिका है ये क्या है, यूजर का नेम है, और gmail.com क्या है, ये डोमेन का नाम है जिस डोमेन के ऊपर इसका अकाउंट बना हुआ है। और सेकंड एग्जांपल में भी देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह का जो है ईमेल एड्रेस बनाते हैं, सविता123 या फिर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी पीछे लगा करके जो डिजिट होते हैं वो लग जाते हैं, तो ये भी इसमें किस में आता है, यूजर नेम की कैटेगरी में ही आता है। ये क्या है, यूजर नेम है, और ये क्या है, इसका डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम जो है यहाँ पे gmail.com है, यहाँ पे yahoo.com हो सकता है, rediffmail.com हो सकता है, जहां पे भी आपका ईमेल एड्रेस होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल ड्रा इज पॉपुलर, कोरल ड्रा पॉपुलर है, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्स्ट प्रोग्राम है, या नन ऑफ द अबो। देखिए जो कोरल ड्रा होता है वो क्या है, एक इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है। इलस्ट्रेशन प्रोग्राम क्या क्यों कहते हैं फ्रेंड्स इसको, ये जो कोरल ड्रा होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की ड्राइंग जो है की जाती है, यानी कि आप जो डिफरेंट टाइप की जो ड्राइंग होती है वो कोरल ड्रा में कर सकते हैं। और यह कंप्यूटर का प्रोग्राम है, इसे ग्राफिक डिजाइन प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी कि आप जिस तरह की ग्राफिक डिजाइन करना चाहते हैं वो इसके अंदर कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोरल ड्रा जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसको 1989 में जो है डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, HCL, TCS, इन्फोसिस या फिर विप्रो। देखिए फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है ये डेवलप किया गया था TCS के द्वारा। TCS की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इंडिया की कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और ये IT सेक्टर के लिए काम करती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, जो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, जो एरर्स होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर उनको क्या कहते हैं, फॉलीज, मिस्टेक्स, बग्स या फिर स्पैम। देखिए फ्रेंड्स जो एरर होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर उनको हम कहते हैं बग्स। देखिए जो स्पैम होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर आते हैं, यानी कि ईमेल के अंदर आते हैं। मिस्टेक्स क्या होती है, जो इंसान वैसे गलतियां करता है नॉर्मल लाइफ में, लिखते टाइम जो गलती करता है, बोलते टाइम जो गलती करता है, ये मिस्टेक्स होती हैं। बट जो बग्स होती हैं वो कंप्यूटर की मिस्टेक होती हैं। और अगर हम कंप्यूटर की मिस्टेक्स की बात करते हैं तो 3 टाइप की जो एरर होती है वो कंप्यूटर के अंदर होती है, यानी जो कंप्यूटर करता है एरर, यानी कि वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, और उनको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। और ये जो एरर होती है, ये बग होती है, ये क्या होती है, सिंटैक्स एरर होती है, रन टाइम एरर होती है और लॉजिक एरर होती है। और इन एरर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे इनको जो है इरेडिकेट किया जाता है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो एरर होती है कंप्यूटर में उसको कहते हैं बग्स, और ये जो बग्स को दूर करने की जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर उसको कहते हैं डीबगिंग। और एरर जो है कंप्यूटर के अंदर 3 टाइप की होती है, सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है और लॉजिकल एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स जो सिंटैक्स एरर होती है वो क्या होती है, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, जैसे C लैंग्वेज है, C++ है, देखिए आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा या कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, तो इस तरह की लैंग्वेज है कंप्यूटर की, C++, जावा, टैली और ये फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल एक्सेट्रा। तो इसके अंदर काम करते समय जब ग्रामर का ठीक से यूज आप नहीं कर पाते हैं, या फिर ये क्या होती है, एक एरर प्रोग्राम के सोर्स कोड में होती है। जो सिंटैक्स एरर होती है ये प्रोग्राम के सोर्स कोड में होती है। सोर्स कोड क्या होता है, जो यूजर के द्वारा जो कोड लिखा जाता है वही सोर्स कोड होता है, और इसके कारण कंपाइलर क्या है, सोर्स फाइल को कंपाइल नहीं कर पाता, वो क्या होती है, सिंटैक्स एरर होती है। अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की, तो जो लॉजिकल एरर होती है वो भी प्रोग्राम के सोर्स कोड में होती है, और इसके कारण जो है रिजल्ट जो है आपका वो गलत आता है, यानी कि यूजर जो रिजल्ट चाहता है वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आ पाता। और अगर हम बात करते हैं रन टाइम एरर की, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये क्या है, रन टाइम एरर है। तो ये जो रन टाइम एरर होती है ये एरर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में प्रॉब्लम के कारण आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई यहाँ पे काम करते हैं और आपका जो कंप्यूटर है उसको सपोर्ट नहीं करता, उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, तो तभी एरर आपको आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। HTML का यूज किया जाता है क्या डिजाइन करने के लिए, वेब पेजेस, वेबसाइट, ग्राफिक्स, टैबलेट एंड फ्रेम्स। जो HTML होती है फ्रेंड्स होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, ये जो HTML है कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML को बेसिकली जो है डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है क्या,
वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होती है फ्रेंड्स, जब आप कभी भी इंटरनेट के ऊपर नेट सर्फिंग करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो जो भी आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर आप उसका यूआरएल एड्रेस डालते हैं तो जो फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन होता है वही आपका क्या होता है, वेब पेज या होम पेज होता है। तो इस तरह के जो पेज होते हैं वो HTML लैंग्वेज के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर। जो माइक्रो प्रोसेसिंग होती है किसके लिए की जाती है, कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कैलकुलेटर के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। जो माइक्रो प्रोसेसिंग होती है वो की जाती है डिजिटल सिस्टम के लिए। तो देखिए जो डिजिटल सिस्टम होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, डिजिटल सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। और यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल होते हैं कंप्यूटर के, यहाँ पे जैसे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, फिर यहाँ पे फिर 1 आ जाता है और ये नीचे क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से ये क्या है, डिजिटल सिस्टम जो है डाटा को ट्रांसमिट करता है। और अगर हम बात करते हैं एनालॉग डाटा ट्रांसफर की, तो एनालॉग डाटा जो ट्रांसफर होता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसफर करता है। जैसे ऑडियो एम्पलीफायर होता है वो एनालॉग सिस्टम का एग्जांपल होता है। ऑडियो एम्पलीफायर किसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स, ये एनालॉग सिस्टम का एग्जांपल होता है। और अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन है, आपकी घड़ी है, आपके रेडियो है या फिर आपके जो स्मार्टफोन्स है, ये क्या है, डिजिटल सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन। जो इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है ग्राफिक, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन का, उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैक्ट सेट या फिर मल्टीमीडिया या फिर मल्टी प्रोसेस। देखिए ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया मीन्स मैनी मीडिया। मैनी मीडिया देखिए यहाँ पे जैसे मैनी मीडिया में क्या यूज किया है, ग्राफिक्स का यूज किया है, यानी कि इमेजेस वगैरह होती है, ग्राफ्स होते हैं, टेक्स्ट भी हमने यहाँ पे यूज किया है और साउंड का भी हमने यूज किया है और वीडियो के साथ साथ एनिमेशन का भी यूज किया है। तो ये क्या हो गया, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो होता है ये मैनी मीडिया का यूज होता है या मैनी मीडिया का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे MP3 ऑडियो होती है वो क्या होती है, हमारी मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल होती है। या फिर कोई भी इमेज होती है जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो जैसे जो सेट की होती है वो भी किसका है, मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।